नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। छठे चरण के मतदान में बहुत सी हॉट सीटें हैं जिन पर लोगों की नज़र है, लेकिन बिहार से बाहर अगर बिहार के दो लोग लड़ रहे हैं और उन पर सबसे ज़्यादा नज़र देश भर के लोगों की और ख़ास तौर पर बिहार के लोगों की है, तो वो है दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट, नॉर्थ ईस्ट। दिल्ली की 7 सीटों में से एक सीट, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर कहा यही जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ उम्मीदवार आपस में नहीं लड़ रहे बल्कि दो विचारधारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि दो ऐसे लोग यहां पर लड़ रहे हैं जिनके पीछे बहुत मजबूत लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार जीत जाएं। यहां बात हो रही है मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार के कंटेस्ट की, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने जा रही है, और इसके नतीजों पर बहुत लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि लोग मानकर चल रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार के तौर पर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उम्मीदवार अपने आप में महत्वपूर्ण तो होता है, पर जो समीकरण होता है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में लोग बाग इस बात के आकलन के लिए तैयार बैठे हैं कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज कितना वहाँ होता है दिल्ली में, और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो किसके फ़ायदे का सौदा, घटता है तो फिर किसके फ़ायदे का सौदा। लेकिन आज यहाँ जब वोट पड़ने वाला है तो उसके पहले उत्तर पूर्व की जो कहानी है इस एक्शन की, इस कंटेस्ट की, उस पर बात करना बड़ा रोचक रहेगा। आपको यहाँ हम बताते चले कि उत्तर पूर्व का जो इलाका है वो इसीलिए ख़ास तौर पर पूर्वांचलियों के लिए और बिहार के लोगों के लिए बहुत इंटरेस्ट का इलाका है, क्योंकि यही वो इलाका है दिल्ली का जहाँ सबसे ज़्यादा बिहार से आए हुए प्रवासी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए प्रवासी रहते हैं। वैसे तो दिल्ली में बाकी जगहों पर भी रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर मुस्लिम्स की जो आबादी है वो पूरी दिल्ली के 7 कंस्टिट्यूएंसीज़ में सबसे ज़्यादा है, 30% के आसपास। अब ये तीनों फैक्टर इस पूरे कंस्टिट्यूएंसी को बहुत ही अहम बना देते हैं। और आपको ये तो मालूम है ही कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 उम्मीदवार उसके थे सिटिंग एमपी, 7 की 7 वो 2 बार से जीत रही है, तो उसमें इस बार 6 के टिकट बदल दिए या काट दिए। सिर्फ एक सीट यानी कि उत्तर पूर्व की सीट, मनोज तिवारी की सीट, वो रहने दी। यानी कि सिर्फ मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिली, तीसरी दफ़ा टिकट मिली, बाकी के सभी को या तो टिकट काट लिया गया या उनकी सीट बदल दी गई। तो ऐसी स्थिति में मनोज तिवारी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उत्तर पूर्व की सीट पर काबिज हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को चैलेंज किससे मिलेगा ये लोग सोच रहे थे। कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता नहीं माने और वो सीट कन्हैया कुमार को इस बार भी नहीं मिली। पिछली दफ़ा जब वो लड़े थे तो वो सीपीआई के उम्मीदवार थे, इस बार वो सीट फिर से सीपीआई को दे दी गई। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में हैं और इसीलिए वो सीट उन्हें नहीं मिली। लोगों ने कहा कि गणित हो गया वहाँ पर और कन्हैया कुमार वहाँ से न लड़े, इसके लिए व्यवस्था कर दी गई। तो चलिए, कन्हैया कुमार वहाँ से तो बाहर हो गए। बेगूसराय के अलावा और भी कई सीटें थी, कही जा रही थी कि उन्हें महाराजगंज से या भागलपुर से या मुजफ्फरपुर से कहीं से उतारा जा सकता है। वो सीटें जो कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि यह राहुल गांधी की रणनीति थी कि उन्होंने दिल्ली की उस सीट से कन्हैया कुमार को उतारने की सलाह दी जहां सबसे ज़्यादा बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। ख़ास तौर पर इस इलाके को अर्बन और सेमी अर्बन, यहाँ पर आपको गली कूचे, आपको अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, अनाधिकृत बस्तियाँ, कुछ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स और लोअर इनकम ग्रुप के लोग
आपको ज़्यादा रहते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये दक्षिण दिल्ली की तरह नहीं है। ये जो अपनी मेहनत से, मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं, उस तरह के लोग ज़्यादा रहते हैं। छोटी छोटी कॉलोनीज़ और यूँ कुछ गाँव नुमा वातावरण, और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, चाहे वो करावल नगर की बात कर ले, झिलमिल की बात कर ले, शाहदरा की बात कर ले, इन सब इलाकों में है जहाँ लोग काम करते हैं और मजदूरी से जीवन यापन चलता है। तो दिल्ली का ये वो इलाका है जो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ के लोग बड़े प्रगतिशील, इसलिए कि मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं। सुबह आप जाइए, आपको जगे हुए मिलेंगे और सब अपने काम पर जाते हुए, समय से लौटकर वापस आते हुए, अगले दिन की तैयारी करते हुए, और कहा यही जा सकता है कि बड़ा ही जागृत एक पूरा इलाका है। पर इस इलाके की एक दूसरी पहचान भी है। जो दंगे हुए थे वो इसी इलाके में हुए थे, आपको याद होगा साल 2020 वाले, और वो बड़े भयानक दंगे थे। दिल्ली ने इस तरह के दंगे हाल के दिनों में देखे नहीं थे जैसा कि दंगा वहाँ हुआ। लोग कहते हैं कि वहाँ पर इस तरह के दंगों का एक राजनीतिक आयाम भी है और हर चुनाव में वो दिखता भी है। मनोज तिवारी को टिकट क्यों मिली? क्योंकि जो एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी हार गई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के नगर निगम है। लेकिन अगर कहीं जीत पाई तो वो मनोज तिवारी के इलाके में ही जीत पाई थी। लिहाजा आप देखिए कि मनोज तिवारी की टिकट बच गई। मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिर एमसीडी के चुनाव में 17 में जीत भी दिलाई, और जब 22 में हारे तो वो उसमें अध्यक्ष वो नहीं थे, लेकिन उनकी सीट पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स जीते और इस कारण से उनकी सीट बची। एक और बात कही जाती है कि मनोज तिवारी के फेवर में ये बात गई थी टिकट आवंटन के वक्त कि मात्र 7 विधायक हैं दिल्ली में, और उन 7 में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली में हैं 7, उसमें से 3 विधायक तो इसी इलाके के हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बेस है, जिस कारण से यहाँ से मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिला। उन्होंने अपने बेस को मजबूत बनाकर रखने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब बात कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार दिल्ली में जो जेएनयू है उसके छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, और पहले कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स, एसएफआई, माफ़ करें, एआईएसएफ की पॉलिटिक्स जो स्टूडेंट विंग है सीपीआई की, और उसके बाद उन्होंने फिर सीपीआई की राजनीति की, और फिर सही समय पर वो कांग्रेस में चले आए। अमूमन जो वामपंथी नेता होते हैं जो जेएनयू में पढ़ते हैं, वो जेएनयू से बाहर आने के बाद कोशिश ये करते हैं कि बड़ी राजनीति करनी है तो कांग्रेस में चले आए, और कांग्रेस में आ गए। फिर कांग्रेस में उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छे से जगह बनाई, और धीरे धीरे उनके प्रयास से वो राहुल गांधी के उस इनर टीम में पहुंचने में कामयाब हो गए, और ये उनकी उपलब्धि है। वो कहते हैं कि एक व्यक्तिगत आत्मीयता कन्हैया कुमार के प्रति जो राहुल गांधी ने दिखाई थी, वही वजह है कि वो कांग्रेस में आए, और उन्होंने कांग्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाई वो थी कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पहली जो उन्होंने की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें साथ साथ वो चले, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पहचान न केवल राहुल गांधी के साथ बल्कि बाकी के जो नेता थे उनसे भी बनाई, और दूसरे जो लाइन के नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी बड़ा अच्छा उनका बना। और ऐसे में ये तय था कि उन्हें कोई न कोई जगह से लड़ाया जाएगा, टिकट दी जाएगी। बोलते अच्छा हैं, हालांकि जिस तरह से वो बोलते हैं बाकी बिहार में भी लोग उसी तरह से बोलते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ के लिए वो अच्छी बात है, नई बात है। जिस तरह से वो अटैकिंग अंदाज है उनका, जानकारियाँ उनके पास हैं, क्योंकि वो जेएनयू से पढ़ाई करके आए हैं, वो डॉक्टरेट उन्होंने करी है, तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें उनके पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जो उनको अलग बनाती हैं। और अमूमन जो वामपंथ की राजनीति करते हैं वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनकी बातों को सामने रखने में बहुत ही तत्पर रहते हैं। कन्हैया कुमार की भी वही राजनीति है, और ये सब चीज़ें राहुल गांधी को भाती हैं। वो कन्हैया कुमार के इन्हीं कोशिशों से काफ़ी प्रभावित भी हुए, और उन्होंने उम्मीदवार कन्हैया कुमार को बनाया। तो कन्हैया कुमार आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट से उम्मीदवार हैं, और देखिए उन्होंने जम कर के चैलेंज भी किया मनोज तिवारी को, और कहा कि 10 साल के कामों पर चुनाव लड़िए,
अब वो ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे घनघोर घना इलाका, वहाँ रोड की समस्या भी, पानी की समस्या भी, अस्पताल भी मात्र 2 हैं और वहाँ पर कॉलेज और विद्यालय सरकारी कम हैं, वहाँ की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और किसी एक व्यक्ति से बहुत आसानी से वो निपटाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी ज़ाहिर है विधायकों को और एमपीज़ को उठानी पड़ती है और उठानी पड़ेगी। और बहुत से लोग इस बात को लेकर के मनोज तिवारी से नाराज़ हैं कि भाई यहाँ पर काम क्या हुआ है। तो अगर काम पर आप देखें तो इस बार मनोज तिवारी की स्थिति अच्छी नहीं है। पर दूसरी तरफ ये भी बात है कि यहाँ पर एक जो सांप्रदायिक माहौल भी बना था पिछले चुनाव में, ख़ास तौर पर उसका असर बाद में देखा गया था जब एमसीडी के चुनाव हुए थे और उसके पोलिंग में दिखाई पड़ा था। तो क्या वो इस बार भी दिखाई पड़ेगा? लोग इस तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि जबकि 30% वहाँ पर मुस्लिम आबादी है तो क्या काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको यहाँ हम ये भी बताते चले कि कन्हैया कुमार ने अपने दम पर अपने आप को बेहतर कैंडिडेट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने डिबेट के लिए भी बुलाया और कहा कि मनोज तिवारी आएँ और यहाँ की समस्याओं के बारे में हमसे डिबेट करें। जगह भी तय कर दी गई, 23 मई की तारीख भी तय हो गई, लेकिन मनोज तिवारी नहीं आए। उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ भी उनके आए जिसमें उनके अटपटे से बयान मनोज तिवारी के, जिसने साबित किया कि शायद पढ़ाई लिखाई में भी वो 19 पढ़ रहे हैं। वो कन्हैया कुमार के मुकाबले उनकी अपनी जो गायकी है उसमें से पुराने गाने निकाल करके बहुत बार उन्हें एम्बैरेस किया जा रहा है। रिंकिया के पापा और इस तरह के गाने जो उन्होंने भोजपुरी में गाए हैं, तो उस तरह के जो प्रचार कार्यक्रम चले हैं उसने भी कन्हैया कुमार को काफ़ी एज दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में मजबूती किसकी है, चांसेस किसके हैं? देखिए, पिछली दफ़ा जब चुनाव हुआ था तो मनोज तिवारी ने अपने वोट परसेंटेज को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते हुए 53% कर दिया था और करीब 8 लाख के आसपास वोट उन्होंने हासिल किए थे और करीब 3.5 लाख से शीला दीक्षित, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनको हराया था। उनके साथ जो आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे खड़े थे, उन्हें भी 2 लाख से कम वोट आए थे और बावजूद इसके कि अगर दोनों वोट्स हम जोड़ दें तो भी इतने वोट आए थे मनोज तिवारी को कि वो जीत नहीं सकती थी शीला दीक्षित और दिलीप पांडे अगर एक उम्मीदवार बन के भी लड़ते। मान लीजिए वो जिस तरह से शीला दीक्षित को ही मान लिया जाए उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के वोट उनमें जोड़ दिए जाए तो भी वो नहीं जीत पाती। मनोज तिवारी ने इतना वोट हासिल किया था। उसकी ख़ास वजह थी कि वोटिंग परसेंटेज भी ज़बरदस्त बढ़ गया था और वो करीब 64% के आसपास वोट पिछली दफ़ा हुए थे। लेकिन उसके पहले यानी कि 2014 की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि उस वक़्त मनोज तिवारी ने जीत तो दर्ज की थी, लेकिन उन्हें वोट 6 लाख से थोड़े कम ही आए थे और उस वक़्त वो 1.5 लाख से आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को, प्रोफेसर आनंद कुमार को हराने में सफल हुए थे। जेएनयू के प्रोफेसर हैं, यानी कि जेएनयू से पाला दोबारा से पड़ा है मनोज तिवारी का। प्रोफेसर आनंद कुमार ने जितने वोट पाए थे और कांग्रेस के जेपी अग्रवाल ने जितने वोट पाए थे, अगर दोनों को जोड़ें तो 2014 में वो मनोज तिवारी के वोट से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन 2019 में अगर आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के वोट जोड़े तो वो मनोज तिवारी के पाए वोट से कम हैं। यानी कि दोनों स्थितियां हैं। अब इस बार जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हैं, देखना यह है कि जो वोट्स मनोज तिवारी ने प्राप्त किए थे पिछली दफ़ा, क्या वो उतने वोट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं? क्या 63-64% जो मतदान हुआ था उतना होता है? और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि दोनों वोट जुड़ भी जाते हैं तो भी कंपटीशन नहीं रह जाता है मनोज तिवारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार का अपना एक अभी ग्लैमर है, वो युवा है, वो अभी तक कहा यही जा रहा है कि अनटेस्टेड हैं और उनका अपना जो एक प्रभाव है उसके तहत भी कुछ वोट उनको मिलेंगे। तो ऐसे में क्या भले ही वोट मनोज तिवारी को अच्छे खासे आते हैं, 8 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास पहली बार, 8 लाख के आसपास दूसरी बार, और अगर वहाँ पर सही में ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, तो ये वोट संख्या अगर उतनी ही रहती है, जिन लोगों ने वोट दिया था मनोज तिवारी को वो उन्हीं को देते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जुड़ने का भी उन पर असर नहीं होगा। लेकिन अगर
उनका जो अपना एक सेलिब्रिटी स्टेटस कन्हैया कुमार का हो गया है, वो अगर लोगों के दिमाग पर छाता है और उन्हें एक्स्ट्रा वोट मिलती हैं तो फिर लड़ाई बहुत ही कांटे की हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी के ही भी तरफ जा सकता है मामला। हालांकि अभी भी दिल्ली में यही बात कही जा रही है कि मनोज तिवारी को एज है, क्योंकि मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार के सवाल पर वहाँ वोटिंग नहीं होती है। वहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मसला जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इस कारण से वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो जीत जाता है। पर उसका दूसरा पक्ष भी है और दूसरा पक्ष ये है कि इस बार कोई भी इस तरह का मुद्दा चला नहीं है। ज़मीन पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर के बहुत बहस रही है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी उन्हीं बातों पर चुनाव होगा? और अगर उन बातों पर होता है तो जाहिर है कन्हैया कुमार को वहाँ एज मिलता है, वहाँ बढ़त मिलती है। ऐसे में यही मानना पड़ेगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज हाई रहता है तो फिर मनोज तिवारी को अभी भी एज, लेकिन अगर मान लीजिए वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं जाता है तो फिर यकीन मानिए कि बिजली, पानी, सड़क और लोकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और ऐसे में कन्हैया कुमार को जीत मिल सकती है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।